देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, फिक्र आपकी में आपका स्वागत है। मैं हूं निशान चतुर्वेदी। अगले 1 घंटे तक आपकी फिक्र से जुड़ी हर खबर हम आपको बताएंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले क्या क्या है आज आपकी फिक्र की खबरें। पीक पर कोरोना, सरकार डराओ मत। और सबसे बड़ी बात, जुलाई काल की पॉलिटिक्स है क्या, ये जानने वाली बात। इतना ही नहीं, कोरोना से ज्यादा घातक है मोटा बिल। आज हम अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे जिसमें प्राइवेट अस्पतालों के जो बिल हैं उसके बारे में आपको और ज्यादा जानकारी देंगे। इतना ही नहीं, जॉब है तो जहां ने आपको दिखाएंगे अनलॉक 1 में कैसे आई एक बम्पर खुशखबरी। अच्छी खबर है ये। WHO यूटर्न के बाद यूटर्न, त्रासदी को वैश्विक मजाक बना दिया गया है। इतना ही नहीं, हिमालय पर जय हिंद को जय हिंद, चीन को याद आया साझा युद्ध अभ्यास। और ये बड़ी अजीब सी बात। लेकिन इस वक्त कोरोना की फिक्र की 3 बड़ी खबरें हमारे सामने हैं और ये जो 3 खबरें हम आपके सामने लेकर आए हैं इनको समझें आप। पहले हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि अपने हाथों से कहीं पे ये फिसल तो नहीं जा रही है ये जो लड़ाई है। इतना ही नहीं, हम आपको बता रहे हैं कि कोरोना को लेकर जो पॉलिटिक्स शुरू हो गई है वो परेशान करने वाली है। एक और चीज जो हम सबके सामने है वो ये है, और जो सोचने वाली बात है वो है प्राइवेट अस्पतालों का बिल। इस मुहिम को आज हम आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली को लेकर बहुत चिंता है क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से हालात हैं वो अपने आप में परेशान कर रहे हैं। और इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे एक अच्छी खबर, बेरोजगारी का जो आंकड़ा है उसमें फर्क आया है और वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। लेकिन माइग्रेंट मैपिंग, इसकी बात करेंगे और इससे एक अच्छे अवसर जिस प्रदेश में लोग जा रहे हैं वहां से आ रहे हैं। लेकिन फिक्र की शुरुआत करते हैं दिल्ली की एक ऐसी खबर से जो कि सबको हैरान कर रही है। दिल्ली में जो आंकड़ा पिछले कुछ दिनों में सामने आ रहा है उसको लेकर हर एक को चिंता हो रही है, जो दिल्ली के अंदर है, जो दिल्ली के बाहर है। सरकार ने कहा कि जुलाई 31 तक 5.5 लाख कोविड पेशेंट्स हो जाएंगे। इसको लेकर चिंता बड़ी है और जाहिर सी बात है ये परेशानी करने वाली बात भी है और वाजिब। आपका मुख्यमंत्री, आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपकी सरकार कोरोना से 4 कदम आगे चल रही है। रिजनेबली कॉन्फिडेंट हूँ आज मैं कि अगर कोरोना के केसेस थोड़े बढ़ते हैं, जो बढ़ रहे हैं अभी, हम उससे निपटने के लिए आज तैयार हैं। दिल्ली के लोगों के लिए कुछ महीनों के लिए होने चाहिए और दिल्ली के अस्पतालों को पूरे देश के लोगों के लिए फिलहाल नहीं खोलना चाहिए। LG साहब के आदेश को अक्षरशः लागू किया जाएगा, केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा। कोरोना काल में दिल्ली की कहानी में इतनी उलटफेर क्यों? जो सरकार 10 दिन पहले कह रही थी कि वो कोरोना से 4 कदम आगे है, आज इतनी खौफ में क्यों? क्या भागते कोरोना मीटर को देखकर वाकई दिल्ली सरकार डर गई है, या लोगों को डरा रही है, या फिर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है? आइए इसके अंदर की कहानी हम आपको समझाते हैं। 2 दिनों में दूसरी बार दिल्ली सरकार मीडिया के सामने आई। कोरोना का भारी भरकम आंकड़ा बताकर एक झटके में करीब 2 करोड़ लोगों का कलेजा बैठा गई। ऐसा अनुमान है कि 15 जून तक 44,000 केस हो जाएंगे, 30 जून तक 1 लाख केस हो जाएंगे, 15 जुलाई तक 2.25 लाख केस हो जाएंगे और 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में। सवाल उठता है कि इन आंकड़ों को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता को बताने की जरूरत क्या है? आंकड़े का ये हिसाब तो हर कोई लगा सकता है, क्योंकि दिल्ली में आज कोरोना केस करीब 31,000 है और यहाँ हर 13 दिन में केस डबल हो रहे हैं। मतलब हर 13वें दिन कोरोना के मामले को दोगुना मानते जाइए तो जुलाई के आखिर तक अनुमानित केस 5 लाख के करीब हो जाता है। और इस सरल गणित से आप दिल्ली में कोरोना के भविष्य का पता लगा सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि इस आंकड़े को सच ही मान लिया जाए, क्योंकि ये एक अनुमान है। अब सवाल उठता है कि आंकड़े को बार बार बताकर दिल्ली सरकार लोगों को डरा क्यों रही? अगर दिल्ली सरकार की एक्सपर्ट कमेटी ने आपको ये चेतावनी वाले आंकड़े दिए हैं तो सरकार चुपचाप इस आपदा से निपटने की तैयारी करती, जैसा कि मुंबई में किया गया। यह मुंबई का उदाहरण इसलिए क्योंकि ये देश की आर्थिक राजधानी है और जनसंख्या के हिसाब से दोनों महानगर करीब करीब बराबर है। आपको बता दें कि मुंबई में कोरोना केस वुहान से आगे निकल चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ अफरा तफरी नहीं मची है। ऐसा क्यों? इस आंकड़े से समझिए। 23 मई को मुंबई में डबलिंग रेट था 11 दिन, तब वहाँ कोरोना के 28,000 से ज़्यादा मामले थे। उस हिसाब से यहाँ हर 11वें दिन केस दोगुना होना चाहिए और यहाँ 4 जून को ही आंकड़ा 57,000 को पार कर जाता है।
जबकि 6 दिन बाद भी आज यहाँ कुल संक्रमितों की संख्या करीब 51,000 है। मुंबई में अगर सरकार डबलिंग रेट 11 दिन को मानकर चलती तो उस हिसाब से यहाँ जुलाई के आखिर तक आंकड़ा 18,30,000 को पार कर जाता। मतलब मुंबई में भी सरकार अगर चाहती तो इस आंकड़े को लेकर करीब 2 करोड़ लोगों को डराती रहती। लेकिन ठाकरे सरकार ने ऐसा नहीं किया, बल्कि संकल्प और संयम से कोरोना पर कंट्रोल करने की कोशिश की और अब मुंबई में डबलिंग रेट 11 की बजाय 21 दिन हो चुका है। दिल्ली में भी सरकार को इसी तरह बिना शोर शराबा आपदा से निपटने की तैयारी करनी चाहिए, बजाय लोगों को डराने के। दिल्ली सरकार एक और बात बार बार कह रही है और वो ये है कि जुलाई के आखिर तक 80,000 बेड की जरूरत है। अब सोचिए, ये सोचने वाली बात है। और अगर बाहर के लोगों को जोड़ दें तो करीब 1.5 लाख बेड की आवश्यकता होगी। अब ये बाहर के लोग कौन है, इसको कौन डिफाइन करेगा? दिल्ली का कौन है कौन नहीं है, इसको कौन डिफाइन करेगा? चलिए छोड़ दीजिए ये सब, बस इतना बताइए कि 9,000 बेड का आंकड़ा 80,000 या 1.5 लाख तक 1.5 महीने में कैसे पहुंच जाएगा? वो कौन सी जादू की छड़ी? आइए देखने की कोशिश करते हैं। 15 जून तक हमें 6,681 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। 30 जून तक 15,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। सुना आपने, महामारी की इस घड़ी में ये बड़ी चुनौती है और इसे मुख्यमंत्री केजरीवाल भी मानते हैं। लेकिन दिल्ली इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक इस समय दिल्ली में 8,892 कोविड बेड हैं, जिसे करीब 10 गुना बढ़ाना है। जबकि यहाँ अस्पतालों में कुल बेड हैं 57,709। इनमें 11,770 दिल्ली सरकार के अस्पतालों में, 9,716 बेड केंद्र सरकार के अस्पतालों में, जबकि 2,995 बेड पटेल चेस्ट जैसे 4 स्वायत्त संस्थानों के पास। इसके अलावा दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में 29,502 बेड और नगर निगम के हॉस्पिटल में 3,726 बेड। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी 57,000 बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व कर दिए जाएं। और यहाँ तो सरकारों ने कोरोना खत्म होने से पहले ही अस्पतालों के खिलाफ धड़ाधड़ एक्शन भी लेने शुरू कर दिए। जैसे 8 टेस्टिंग लैब को बंद करा दिया, सर गंगाराम अस्पताल पर FIR दर्ज करा दिया। आपदा की इस घड़ी में जब मिलजुल कर काम करना चाहिए, तब लड़ाई झगड़े से क्या हासिल कर लिया। खैर, अब सरकार कोरोना चुनौती के सामने तन मन धन लगाने की बात कह रही है। बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौती है, आसान काम नहीं है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि हम पूरी कोशिश करेंगे, तन मन धन जो बन सकेगा। ये हमारी जिम्मेदारी भी है और ये सेवा का काम है। मैं खुद निकलूँगा, कल से परसों से मैं खुद ज़मीन पे उतरूँगा। मैं खुद जाके स्टेडियम्स को, बैंक्वेट हॉल्स को, होटल्स को तैयार करवाएंगे हम। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो सरकार 10 दिन पहले खुद को कोरोना से 4 कदम आगे मान रही थी, वो इस चुनौती के सामने डरी डरी दिख रही है। आखिर 68 दिन के लॉकडाउन के दौरान सरकार ने 9,000 कोविड बेड के लक्ष्य को आगे क्यों नहीं बढ़ाया, जबकि शुरुआत से ही दिल्ली कोरोना के मामले में मुंबई के बाद दूसरे या तीसरे नंबर पर रही। अब अगर ये मान भी लेते हैं कि दिल्ली में 80,000 कोरोना बेड का इंतजाम हो जाएगा, तो इतने डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे? दिल्ली में इस वक्त 70,000 रजिस्टर्ड डॉक्टर और 1.5 लाख नर्स हैं, लेकिन इनमें से सभी एक्टिव नहीं हैं और सभी डॉक्टर रोजाना मरीजों को नहीं देख पाते। इसके अलावा अमूमन दिल्ली में एक दिन में प्राइवेट डॉक्टर 25 से लेकर 50 मरीजों को देखते हैं और सरकारी अस्पताल के OPD में एक डॉक्टर 50 से 100 मरीज तक देख पाते हैं। ऐसे में एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर जुलाई में जब कोरोना मरीजों का आंकड़ा करीब 5 लाख तक पहुंच जाएगा, तो डॉक्टरों की संख्या कम पड़ सकती है। ये पैंडेमिक है, इसीलिए MCI ने भी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी टेली कॉन्फ्रेंसिंग को लीगल कर दिया। उसके पूरे पैरामीटर फिक्स किए हैं कि पेशेंट की कंसेंट होनी चाहिए, पेशेंट के साथ में एक डॉक्टर है। सो यहाँ पर क्या रहा, हेल्थ केयर वर्कर डॉक्टर पेशेंट के साथ है और उसके द्वारा जो उसको सिम्टम साइन बताए जा रहे हैं वो टेली कॉन्फ्रेंसेज में वो डॉक्टर बता रहा है। तो ये डिफरेंट टाइप का टेली कॉन्फ्रेंसिंग की बात कर रहे हैं, वेयर हेल्थ केयर वर्कर इज प्रेजेंट विद पेशेंट। तो ये MCI ने भी अब रिकॉग्नाइज कर दिया है इसको। अब बड़ी अजीब सी बात है। देखिए, आपको बताएं, दिल्ली में इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई और वो बड़ी शर्मसार करने वाली है। पिछले 4 दिनों में दिल्ली सरकार ने एक और पैंतरा चला और वो ये, जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दिल्ली में कोरोना केस इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि कोरोना मरीजों के लिए बेड की कमी हो जाएगी।
ऐसे में सिर्फ यहाँ के अस्पतालों में दिल्ली वालों का इलाज होगा। अब ये सोचने वाली बात है। खैर, लेकिन आज केजरीवाल ने कहा कि वो केंद्र सरकार और उपराज्यपाल के फैसले का पालन करेंगे। इसके पीछे भी एक खेल है। ये क्या खेल है, आइए देखते हैं। पिछले एक हफ्ते से ऐसा कोई दिन नहीं बीता जब दिल्ली में नए केस 1000 से कम आए और यहाँ पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 27% हो गई। मतलब 100 लोगों के टेस्ट में करीब 27 लोग पॉजिटिव आने लगे, जबकि देश में पॉजिटिविटी रेट महज 5% है। इसी बीच सरकार को आखिरी जुलाई तक 5 लाख वाले आंकड़े का भी पता चला, तो आनन फानन में ये फैसला कर लिया कि कोरोना काल में दिल्ली के अस्पताल दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए कुछ महीनों के लिए होने चाहिए और दिल्ली के अस्पतालों को पूरे देश के लोगों के लिए फिलहाल नहीं खोलना चाहिए। लेकिन दिल्ली सरकार के इस फैसले को उपराज्यपाल ने पलट दिया, तो अगले ही दिन सरकार कम्युनिटी स्प्रेड की बात कहकर लोगों को डराने लगी। लेकिन आज केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया कि वो केंद्र और एलजी के फैसले को अक्षरशः मानेंगे। केंद्र सरकार ने निर्णय ले लिया, एलजी साहब ने आदेश पारित कर दिया। ये समय असहमतियों का समय नहीं है, ये समय एक दूसरे से डिफर करने का समय नहीं है। अब जो निर्णय हो गया केंद्र सरकार का, एलजी साहब ने जो आदेश दे दिया उसको लागू किया जाएगा। एलजी साहब के आदेश को अक्षरशः लागू किया जाएगा, केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा। यहाँ सरकार की मंशा को समझिए। पहले तो ये जता दिया कि उसे दिल्ली वालों की फिक्र है और शोर शराबा करके केंद्र सरकार से शायद ये कहलवाना चाहती थी कि केंद्र सरकार को दिल्ली की भी फिक्र है, जिसमें कामयाब भी हो गई। यहाँ सवाल फिर से कि कोरोना काल में दिल्ली में बाहरी की बात ही क्यों उठी, जबकि करीब 2.5 महीने दिल्ली बंद रही। ऐसे में यहाँ कौन आया? और अब जब लॉकडाउन हटा है तो क्या सरकार लोगों को ये बताकर डराना चाहती है कि दिल्ली सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट बनने जा रही है और यहाँ कोई आए ही ना? केजरीवाल के मुताबिक आम दिनों में दिल्ली में 50% मरीज बाहर से आते हैं, लेकिन इन दिनों दिल्ली में बाहर से आकर कौन कोविड का इलाज करा रहा है? रही बात एनसीआर की, तो यहाँ एक से बढ़कर एक बढ़िया हॉस्पिटल है और एनसीआर में कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो वहाँ का प्रशासन उस केस को अपने अंडर में देखता है। ऐसे में दिल्ली सरकार 80,000 बेड और 5 लाख संक्रमण के आंकड़े को बताकर कहना क्या चाहती है? क्योंकि पिछले 4 दिनों से दिल्ली में जो हो रहा है वो एक आम इंसान को समझ इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ सरकार की चिंता के पीछे का कारण या तो लोगों को डराना दिख रहा है या खुद डर जाना या फिर पल्ला झाड़ने वाली हालत में आना। क्योंकि जो आंकड़े सामने हैं वो 30 जुलाई के हैं, मतलब अभी से 50 दिन बाद की बात हो रही है और वो ऐसा तब होगा जब डबलिंग रेट अभी के जैसा ही हो। लेकिन ये हालत तभी बनेगी जब सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी। लेकिन दिल्ली सरकार की ऐसी मंशा हरगिज नहीं दिखती। तो फिर ऐसा पैतरा क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि मुंबई में 23 मई को दिल्ली से हालत ज़्यादा खराब थी, लेकिन पिछले 2 हफ्ते में वहाँ सरकार ने चुपचाप काम किया और आज हालात काबू में है। वैसे आप दिल्ली के आंकड़े देखकर अगर डर रहे हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, दिल्ली में मृत्यु दर अभी है करीब 3% या उससे भी कम और रिकवरी रेट है 38%। जरूरी यह है आप सभी लोगों को जो दिल्ली की खबर को देखकर चिंतित हो रहे हैं या दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली आने वाले हैं या दिल्ली से निकलते हैं, देखिए सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना और मास्क ये मस्ट है। आगे जितना आप खुद कंट्रोल करेंगे ये चीजें आपके कंट्रोल में हैं। खैर, अगली खबर की ओर चलते हैं जहां पर कंट्रोल कहीं से दिखाई नहीं दे रहा और हम बात कर रहे हैं, ये हमारी एक मुहिम है। प्राइवेट अस्पतालों के जो बिल आ रहे हैं कोरोना के इलाज में, आप सोचिए हफ्ते भर का बिल 3 लाख से लेकर 16 लाख तक हो सकता है और कितना भी इंश्योरेंस क्यों ना हो वो कम पड़ जाएगा। और ये हैरान करने वाली रिपोर्ट्स आ रही। आज की केस स्टडी मुंबई से, जरा ध्यान से देखें। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है और ये सोच रहे हैं कि आपने अस्पताल में बीतने वाले अपने पलों को सुरक्षित कर लिया है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। क्योंकि कोरोना काल में अगर आप इंश्योरेंस के बूते किसी निजी अस्पताल में दाखिला लेते हैं, तब भी आपको भारी भरकम रकम अपनी जेब से चुकानी पड़ सकती है। ये केस स्टडी मुंबई के एक सामान्य परिवार की है, जिसमें पेशेंट का 6 लाख रुपए का इंश्योरेंस होने के बावजूद बिल 10 लाख रुपए चुकाना पड़ा और पेशेंट भी नहीं बचा। ये हैं पंकज गुप्ता।
इनके पिता विजय गुप्ता की कोरोना के कारण मौत हो गई। इनके पिता विजय गुप्ता की 7 मई को तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उन्हें नजदीक के रिद्धि विनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया। टेस्ट रिपोर्ट 9 मई को पॉजिटिव आई और इलाज शुरू हुआ। इस कहानी की शुरुआत ही निजी अस्पताल की खून चूसने वाली मनमानी से होती है। पेशेंट को बीएमसी के अस्पताल से रिद्धि विनायक रेफर इसलिए किया गया था क्योंकि वहां बीएमसी के 80 बेड रिजर्व थे, लेकिन परिवार को बिना बताए ही पेशेंट को निजी बेड पर भर्ती किया गया। 50,000 रुपए की डिमांड हुई, जिसे पूरा भी किया गया। वहाँ पे लगभग मैं रात को 9 बजे लगभग लेके गया उनको, तो उनकी कंडीशन एकदम ठीक थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी उनको, खाली थोड़ा सा मतलब घबराहट की जैसे थी। तो उनको आईसीयू में डाला गया, 2 दिन तक आईसीयू में थे। तो वहाँ पहले तो वो लोग ने मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि आपको 80 बेड बीएमसी का है, आपको इसमें रखना है कि प्राइवेट में रखना है, हमको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी वो लोग ने। विजय गुप्ता को वेंटिलेटर पर रखा गया। 2 दिन बीतने के बाद ईसीएमओ मशीन पर रखा गया। हर एक गतिविधि में बेबसी का फायदा उठाकर गुप्ता परिवार की रजामंदी ली गई, लेकिन एक निम्न मध्यम परिवार के लिए मुश्किल खड़ी हुई अस्पताल के बिल से। ये बिल था 9,61,000 रुपए का। 9,61,000 का जो बिल आया है, इसको आपने कैसे पे किया? सर 2.5 लाख रुपए तो मैं यहाँ वहाँ करके पे किया हूँ, मम्मी का गहना बेच के यहाँ वहाँ करके, और 6 लाख रुपए मेडिकल में से लोग ने लिए हुए हैं। अभी भी 1 लाख रुपए बाकी है? अभी भी 1 लाख रुपए बाकी हुआ है, और वो बोल रहे हैं कि ठीक है नहीं दे पा रहे हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दूसरे से बोल रहे हैं कि वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। इस कोरोना पेशेंट को 13 दिनों तक रिद्धि विनायक अस्पताल में रखा गया था और बिल बना 9,61,000 रुपए। पेशेंट का 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस था। 1.5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस कूपन मिला था, इसलिए मेडिकल इंश्योरेंस से 6 लाख रुपए मिल गए, लेकिन परिवार को अपने पास से 2.5 लाख रुपए देने पड़े। अभी 1 लाख रुपए का बिल परिवार पर बकाया है। गुप्ता परिवार ने 2.5 लाख रुपए गहने और संपत्ति बेचकर चुकाए। मेडिकल इंश्योरेंस ने सिर्फ थोड़ी राहत दी, लेकिन निजी अस्पताल के बिल और इंश्योरेंस का असली खेल तब समझ आया जब बिल की डिटेल देखी गई। यहाँ पे जो है वेंटिलेटर देखिए 12 दिन के चार्जेस लिए गए हैं। ये वेंटिलेटर के 12 दिन के चार्जेस हैं, आईसीयू के 12 दिन के चार्जेस हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब 12 से 13 दिन ही थे, उसमें उन्होंने वेंटिलेटर लगातार लगाया, और हालांकि इनको 2 दिनों के बाद बताया, लेकिन बिल में 12 दिन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फार्मेसी मेडिसिन की बात हो रही है, मेडिसिन लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे 2,52,149 रुपये लगाया गया। इससे भी अहम बात यह है कि सामान्य तौर पर लोग 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का ही हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, लेकिन निजी अस्पतालों के बिल का मीटर 5 लाख से शुरू ही होता है, और गुप्ता परिवार के साथ भी ऐसा ही हुआ। चौंकाने वाली जानकारी वो जो पंकज गुप्ता ने दी है। उन्हें अस्पताल के एक वार्ड बॉय ने बताया कि उनके पिता की मौत 2 दिन पहले हो चुकी थी। तो वो फिर दूसरे दिन 19 को बोल रहे हैं कि आपके डैडी का डेथ हो गया है। तो सर मैं डेट हो गया, तो मैं उन्होंने 7 बजे मुझे कॉल किए, तो मैं बोला सर ठीक है, मैं अभी पीपी किट पहन के आ रहा हूँ, मेरे को डैडी का थोड़ा शक्ल दिखा दीजिए। वहाँ का डॉक्टर बोल रहा है कि आपको अलाउड नहीं होएगा, न आपका शक्ल दिखा जाएगा न कुछ भी दिखा जाएगा। तो वहाँ पे वार्ड बॉय एक था, वार्ड बॉय बोल रहा है कि सर 2 दिन कहाँ थे आप? मैं बोला क्या हुआ सर? बोले 2 दिन पहले आपका डैडी का डेथ हो गया। मैं बोला क्या बोल रहे हो आप? तो बोले नहीं हाँ ऐसी जी बात है। खुलासे हैरान करने वाले हैं। एक तो बीमा की राशि से ज्यादा इलाज में खर्च, और फिर पेशेंट की मौत। एक परिवार पर आफत के बादल टूट गए। सबसे ज्यादा हैरान करने वाला पहलू था वो बिल, जिसे सब कुछ ठीक होने की उम्मीद पर चुकाया गया था। इसलिए तमाम आरोपों के पड़ताल के लिए TV9 भारतवर्ष के संवाददाता अश्विनी पांडे ने अस्पताल के जनसंपर्क अधिकारी से बात की। सीधा सवाल था, आखिर 9,61,000 का बिल कैसे आया? का होने वाला खर्चा, उस इलाज का खर्चा, उसके बाद की क्या पेशेंट की कंडीशन रहेगी, क्या नहीं हो सकता है, इसके बारे में जो विशेषज्ञ डॉक्टर थे उन्होंने भी उनको इसकी पूरी जानकारी दी थी। इस दौरान इनका इलाज चलते रहा, और उनका 19 तारीख को उस सब सपोर्ट पे चलते हुए भी उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब होती जा रही थी, और उनका देहांत हो चुका है। दूसरा सवाल था, दवा का बिल 2,52,000 कैसे?
उनको कोविड को ही आप फोकस कर रहे हो हर वक्त पर कोविड के साथ साथ उनको सांस में लेने में दिक्कत थी, उनको पास्ट हिस्ट्री थी, फीवर की तकलीफ थी, उनको बुखार था, उनको सर्दी थी, खांसी थी, इसके लिए भी जो एंटीबायोटिक्स वगैरह दवाई जाती है वो सब उनको ऐड किया गया था। साथ ही साथ में जब वेंटिलेटर पे जोड़ा जाता है तो वेंटिलेटर के जो सामान रहते हैं, इसके साथ हायर आइनोट्रॉप्स के सपोर्ट्स रहते हैं, ये सब जो बिल है उसके साथ का वो उसके अंदर इंक्लूड किया गया है। सवाल नंबर 3, एक साथ वेंटिलेटर और ECMO मशीन का बिल कैसे आया? सर यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो एक्मो मशीन है वो एक्मो मशीन अलग काम करती है और जो वेंटिलेटर मशीन है वो अलग काम करती है। वेंटिलेटर हम सांस के लिए सपोर्ट करते हैं, जो हमारा रेस्पिरेटरी को सपोर्ट करता है, और ये जो मशीन है ये मशीन हमारे ऑर्गन्स को रेस्ट देते हुए, जो एक्मो मशीन है ऑर्गन्स को रेस्ट देते हुए वो मशीन उस तरीके से काम करती है। और सबसे बड़ा सवाल था कि जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बेड अस्पताल में थे तो निजी तौर पर भर्ती क्यों किया गया? और ये कोई अस्पताल को पाया नहीं गया था, और जब एडमिशन किए तो एज अ प्राइवेटली पेशेंट आके उन्होंने एडमिशन किया था। उस समय पर भी उन्होंने भी कोई जिक्र नहीं की थी, और पेशेंट की कंडीशन सीरियस थी, उस हिसाब से हमने तुरंत उनका इलाज शुरू करने के लिए हमने उनको भर्ती कराया था। जब पेशेंट को BMC के अस्पताल ने ही रेफर किया था तो निजी तौर पर भर्ती करने का तर्क बेहद हल्का था। एक आम परिवार सरकारी और निजी अस्पताल के बीच पिस गया। 6 लाख रुपए के इंश्योरेंस के बावजूद 2.5 लाख रुपए गहने बेचकर खर्च करने पड़े। परिवार का एक सदस्य भी चला गया। कोरोना काल के लॉकडाउन में जो अस्पताल शट डाउन हो गए थे अब वही चांदी काटने लगे हैं, क्योंकि इन अस्पतालों पर किसी का नियंत्रण नहीं है। अब आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं फिक्रनामा में जिसको देखकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं, आपको सुन के हैरानी होगी कि किसी की मजबूरी का फायदा कैसे उठाया जाता है। यह बेहद हैरान करने वाली खबर नोएडा में है, जहां पर 35 लोगों को 3 दिनों तक कोरोना पेशेंट्स के बीच में रहना पड़ा। ध्यान से देखें आप। दिल्ली NCR में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अब लोग सरकारी लैब के साथ साथ प्राइवेट लैब से भी कोरोना टेस्ट करा रहे हैं। लेकिन एक प्राइवेट लैब ने 35 लोगों की जान खतरे में डाल दी। इन लोगों ने प्राइवेट लैब से टेस्ट कराया था। उसकी रिपोर्ट में सभी लोगों को पॉजिटिव बताया गया, जिसके बाद सभी को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया। और कोरोना संक्रमित न होने के बावजूद 35 लोगों को 3 दिन तक कोरोना संक्रमितों के बीच रहना पड़ा। इस दौरान जब सरकारी लैब में दोबारा जांच हुई तो सभी की रिपोर्ट नेगेटिव निकली। ये आप देख सकते हैं शारदा हॉस्पिटल है जिसमें कोरोना वार्ड बनाया गया है, और ये वो 35 मरीज थे जिन्हें कोरोना नेगेटिव होने के बावजूद जब प्राइवेट लैब ने पॉजिटिव की रिपोर्ट दी, उसके बाद उन सभी को यहाँ लाया गया। उन्हें कोरोना के मरीजों के बीच में 3 दिन बिताने पड़े, यानी कि उनकी जान को सीधे तौर पर जोखिम में डाल दिया गया। मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले लैब्स की शिनाख्त हो गई है। इनमें लाइफलाइन लैब, मॉडर्न लैब, स्टार इमेजिंग लैब, ऑनकेस्ट लैब, एक्यूरिस लैब का नाम शामिल है। उन पे हमने नोटिस भी दिया है उन लैबों पे, और एक के खिलाफ FIR भी हुई है। गलत तरीके से सैंपल कलेक्ट कर रहे थे। वो बाइक पे आए, सैंपल कलेक्ट करके वो सैंपल की क्वालिटी ख़राब हो रही थी, जिस वजह से ये सब दिक्कतें। इतनी गर्मी है, बाइक पे प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होती, तो ये भी गलत है कि प्रॉपर तरीके से सैंपल ना कलेक्ट होके भी रिपोर्टें गलत आती हैं। तो सुना आपने, एक टेस्ट के बदले 5,000 रुपए तक वसूलने वाली कुछ प्राइवेट लैब्स किस तरह लोगों की जान से खिलवाड़ कर रही है, जिनकी बदौलत नोएडा के 35 लोग मौत के मुंह में जाते जाते बचे। वो निगेटिव होके डिस्चार्ज हो गए, बिल्कुल घर में ठीक है, फॉलोअप भी किया जा रहा है, वो बिल्कुल ठीक है। जांच में यह भी पाया गया कि इन प्राइवेट लैब्स ने ICMR की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। इनमें से कुछ लैब्स के पास कोविड-19 टेस्ट की परमिशन नहीं थी, इसलिए उन पर कार्रवाई हो रही है। पता लगाया जा रहा है कि कमाई के लिए इन लैब्स ने गलत रिपोर्ट देकर कितने लोगों की जान जोखिम में डाली है। और आइए अब देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। भारत चीन के बीच खुल रहा तनाव का ताला। दूसरे दौर की बातचीत सकारात्मक। लद्दाख में 3 जगह 2.5 किलोमीटर पीछे हटी चीनी सेना। जल्द होगा तीसरे दौर की बैठक।
नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने फिर दिखाई आंख, संसद में नेपाल के नक्शे की समीक्षा। कहा भारत ने बनाई काल्पनिक काली नदी और नकली काली मंदिर, नेपाल के क्षेत्र पर भारत का कब्जा बताया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मिली सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में 5 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों ने 4 दिनों में 14 आतंकियों को सफाया किया। मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पर पुणे पुलिस को मिली कामयाबी, नकली करेंसी गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार, आरोपियों में सेना का जवान भी शामिल, भारत और विदेश में की भारी करेंसी बरामद। कोरोना काल में दिल्ली के अस्पतालों पर नकेल कसने की तैयारी, एलजी अनिल बैजल ने दिए एंट्री गेट पर बेड और रेट डिस्प्ले करने के निर्देश, सभी निजी अस्पतालों को करना होगा आदेश का पालन। दिल्ली सरकार के बाहरियों के इलाज के फैसले का एलजी ने पलटा, सीएम केजरीवाल ने कहा अक्षरशः मानेंगे एलजी की बात, जरूरत पड़ने पर स्टेडियम होंगे हॉस्पिटल में तब्दील। लखनऊ में यूपी सरकार के सीएम हेल्पलाइन में काम करने वाले 9 कर्मचारी पॉजिटिव, जिला प्रशासन ने ऑफिस में हड़कंप, आज लखनऊ में कुल 21 नए केस। तमिलनाडु में बिगड़ रहे कोरोना से हालात, 10 जून को सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों के नए केस, एक दिन में 1927 नए केस दर्ज, 19 लोगों की कोरोना की वजह से भी मौत। एनसीआर में तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश, कई जगहों पर गिले ओले। एनसीआर में गर्मी से मिली राहत, मौसम विभाग के मुताबिक 13 जून तक चल सकता है बारिश का सिलसिला। और अब एक ऐसी खबर जो देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर चीन के साथ जो एलएसी पर जिसको हम लोग कहते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा, उस पर क्या हुआ आज दूसरे दौर की बैठक में। आइए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं। सबसे पहले चुशुल में भारत और चीन के बीच में मेजर जनरल स्तर की वार्ता 4 घंटे चली। इसमें सीमा पर आमने सामने तैनात सैनिकों को वापस लौटाने की प्रक्रिया पर विचार विमर्श किया गया। सूत्रों के मुताबिक अलग अलग जगहों से सैनिकों और भारी हथियारों को अप्रैल की स्थिति में ले जाने पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि यह चर्चा भी सकारात्मक रही और लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता जल्द हो सकती है। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर तनाव कम हुआ। भारत ने कहा है कि अपने वो कुछ सैनिक कम करे और चीन ने कहा है कि वो अपने सैनिकों को पीछे हटाएगा। 1 महीने में अगर बात की जाए तो 2 बार ऐसी बैठकें हुई, वैसे कई ऐसी बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन इस लेवल की बैठक नहीं हुई। इस बीच चीन ने प्रोपेगेंडा भी फैलाया और कहा कि ग्लोबल टाइम्स में उसका जो मुखपत्र है उसमें उसने दिखाया किस तरीके से उनकी सेना तैयार है, लेकिन वो जो तैयारी थी वो हाई एल्टीट्यूड की नहीं थी। अब चीन को सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात उन्हीं के विशेषज्ञों के सामने झेलनी पड़ रही है, क्योंकि उनके विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय सेना हिमालय पर और दुनिया में पहाड़ों पर किसी भी सुपर पावर से ज्यादा पावर रखती है, चाहे वो रूस हो, अमेरिका हो या फिर चीन ही क्यों ना हो। ये भारत और चीन के साझा युद्धाभ्यास की तस्वीरें हैं। साझा युद्धाभ्यास जिसमें एक देश की सेना दूसरे देश की सेना को रण कौशल सिखाती है। हिमालय पर दोस्ती दिखाने के लिए चीन ने भारत के साथ कई बार युद्धाभ्यास किए, लेकिन इसी युद्धाभ्यास में चीन को यह भी पता चल गया कि हिमालय पर हिंदुस्तान की सेना के आगे पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA कहीं नहीं ठहरती। चीन के मॉडर्न वेपनरी मैगजीन के सीनियर एडिटर हुआंग जुओजी ने एक आर्टिकल में लिखा है, इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी और अनुभवी पहाड़ी और पठारी सेना न अमेरिका के पास है, न रूस के पास और न किसी यूरोपीय देश के पास, लेकिन भारत के पास है। तो सुना आपने, चीन के डिफेंस एक्सपर्ट ने चीन का भले ही नाम ना लिया हो, लेकिन ये मान लिया है कि भारत की सेना के दमखम के आगे उनकी सेना हिमालय पर नहीं टिक सकती। चीन ने पहली बार भारतीय सेना की तारीफ की है, जो सच भी है। लद्दाख दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है, जहां भारत के जवान -55 डिग्री में पहरा देते हैं और मुकाबले के लिए तैयार रहते हैं।
भारतीय सैनिक 6000 से लेकर 7000 मीटर तक सियाचिन के अंदर बिना किसी एक्स्ट्रा इक्विपमेंट के इतने ट्रेंड और इतनी सॉलिड फौज है कि आज इस सेना का दुनिया के अंदर कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और अगर चीन ने किसी भी प्रकार की कोई गुस्ताखी भारत के साथ की तो लिहाजा उसकी बची खुची इज्जत, जो वो एक सुपर नेशन बनने की, एक पूरे सुपर पावर बनने की सपने देख रहा है, पूरी दुनिया की नजरों में गिर जाएगी। ये भारतीय सेना का वीडियो है जिसमें हिमालय की ऊंची नीची पहाड़ियों पर भी तोप गरजते दिखते हैं। आसमान से उतरते पैराट्रूपर्स दिखते हैं। भारतीय जवान युद्धाभ्यास करते दिखते हैं। और हिंदुस्तान की इसी ताकत को देखकर चीन ने अपनी कमजोरी कबूली है। हुआंग ने लिखा है कि 12 डिवीजनों में 2 लाख से ज्यादा टुकड़ियों के साथ भारत का पहाड़ी बल दुनिया में सबसे ज्यादा है। 1970 के बाद से भारत की मिलिट्री ने पहाड़ी टुकड़ियां बढ़ाई हैं और 50,000 स्ट्राइक फोर्स तैयार करने का प्लान भी है। चीन के जो जनरल हैं, उन्होंने भी, जो लोग बातचीत करते हैं, वो भी भारतीय सेना का लोहा मानते हैं और ये समझते हैं कि भारतीय सेना ने जो पहाड़ की लड़ाई है, और मेरे विचार से पूरा वर्ल्ड ये रिकग्नाइज़ करता है। मैं भी जितने भी यूनाइटेड नेशन में या अलग अलग फोरम में जहाँ भी मैं मिलता रहता हूँ, बाहर के लोगों से, चीनियों से भी मिलता हूँ, तो वो सब के सब यही कहते हैं कि भाई आपकी आर्मी का ऑपरेशनल एक्सपीरियंस में तो कोई मुकाबला नहीं। सियाचिन को दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र माना जाता है, जहां भारत के जवान 12 महीने मुस्तैद रहते हैं। यही मुस्तैदी चीन की आंखों में चुभती है और पड़ोसी मुल्क को ये देखकर हैरानी होती है कि सियाचिन ग्लेशियर में 5000 मीटर ऊंचाई पर भी आउटपोस्ट बने हैं, जिसमें सबसे ऊंचा आउटपोस्ट 6749 मीटर पर बनाया गया है। चीन ने माना है कि भारत ने भले ही रूस से T-19 टैंक लिए, लेकिन अपने हिसाब से बदलकर उन्हें और भी घातक बना लिया है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि हिमालय पर सिर्फ जय हिंद गूंजता है और अब ये गूंज हर मुल्क को डराने लगी है, भारत की ताकत से रूबरू कराने लगी है। यहां पर गौर करने वाली बातें 2 हैं। पहला तो ये कि भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट कर रहा है वो उसको नहीं रोकेगा चीन के किसी भी दबाव। यहाँ तक और सारा जो लोग हैं काम करने वाले, उनकी भर्ती भी शुरू कर दी। एक चीज़। दूसरी चीज़, चीन को समझ में आ गया है कि भारत की जो एयरफोर्स है वो बहुत ताकतवर है। चाहे उसमें जिस तरीके से हाल ही के दौर में अपाचे और रफेल वगैरह का इंडक्शन जो चल रहा है, उससे उसको समझ में आने लग गया है कि ये भारत 1962 का भारत नहीं है, चीज़ें बदल चुकी हैं। और शायद यही वजह है कि अब चीन उस टरेन में भी भारत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने पर आ चुका है, ठीक डोकलाम की तरह। खैर, आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं पाकिस्तान की। और पाकिस्तान में एक तरफ आपने देखा आज किस तरीके से कराची में खबरें आई कि ब्लैकआउट हो गया, उनको लगा कि भारत के फाइटर प्लेन्स उड़ रहे हैं, उन्होंने अपने फाइटर प्लेन भी उड़ाने शुरू कर दिए। खैर, बहरहाल वो सब तो अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकतें कश्मीर में अभी जारी। हर दिन आतंकियों का सफाया हो रहा है और ताज़ा मामला शोपिया का है, जहां सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। अब आतंकियों का डिस्परेशन ये समझें कि आपको हमने बताया था किस तरीके से कल एक कश्मीरी पंडित सरपंच की हत्या की। वो एक मैसेज देने की कोशिश थी, लेकिन उसके बाद 5 आतंकियों का सफाया। पिछले 15 दिनों में कितने आतंकी मारे आप जानते हैं? ध्यान से देखें रिपोर्ट। सुरक्षा बलों के ताबड़तोड़ जवाब के बावजूद घाटी में आतंकी अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं और इसी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देते हुए शोपिया के सुगु इलाके में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। मुठभेड़ बीती रात शुरू हुई और एक एक कर 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया। पिछले 48 घंटे में सुरक्षा बलों ने शोपियां के जिले में 3 अलग अलग इलाकों में, पिंजूरा, रेडवेनी और हैंडवन इलाके में 14 मिलिटेंट्स को मुठभेड़ में मार गिराया। और लगातार साउथ कश्मीर के इन तमाम हिस्सों में ऑपरेशन ऑल आउट जारी है और लगातार सुरक्षा बल तमाम टॉप मिलिटेंट कमांडर्स को एक के बाद एक मुठभेड़ में मार गिरा रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि पिछले 15 दिनों में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को उनकी औकात बताई है, फिर भी ये बाज नहीं आ रहे हैं। पिछले 15 दिनों में घाटी में 26 आतंकी मारे गए। पिछले 48 घंटे में
14 आतंकी मारे गए। घाटी में 10 दिन के अंदर 7 बार मुठभेड़ हुई, जिसमें अब तक 23 आतंकी मारे गए। इन मुठभेड़ों में आतंकी संगठन से जुड़े 6 से ज्यादा टॉप कमांडर भी मारे गए हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि घाटी में किसका पलड़ा भारी है, और यही वजह है कि आतंकी बौखलाहट में हमला कर रहे हैं, जिन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स के लिए बहुत बड़ा दचका माना जा रहा है साउथ कश्मीर में, और ख़ास तौर पर उन तमाम मिलिटेंट्स के लिए जो कि साउथ कश्मीर के शोपियां ज़िले, पुलवामा और अनंतनाग में सक्रिय थे। और कहीं ना कहीं सुरक्षा बल एक बड़ी चुनौती मिलिटेंट्स को देते हुए आए दिन मुठभेड़ों में घेर रहे हैं, और दूसरी तरफ लगातार तमाम मिलिटेंट गतिविधियों को नाकाम भी बनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन सईद मुर्तज़ा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, श्रीनगर। और अब आपको दिखाते हैं कुछ खबरें जो कि उम्मीद की किरण जैसी हैं। हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव खबरों की। कोरोना संक्रमण काल में देश के लिए सबसे अच्छा दिन बुधवार का रहा। बुधवार को देश में कोरोना के एक्टिव केस से ज्यादा स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या दर्ज की गई है। शाम तक एक्टिव केस की संख्या 1,34,000 से ज्यादा थी। वहीं रिकवर हुए लोगों की संख्या 1,35,000 से ज्यादा दर्ज की गई है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि कई राज्यों के रिकवरी रेट में सुधार आया है। इनमें यूपी और बिहार का योगदान सबसे ज्यादा है। बिहार में पिछले 10 दिनों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि बिहार में ठीक होने वाले मरीजों की तादाद भी बढ़ी है। अगर 10 दिन की बात करें तो 1,890 केस आए हैं, लेकिन 1,459 केस ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं। रिकवरी के मामले में बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु से बहुत ऊपर है। इसी राज्य में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर भी बहुत कम दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में अब 40 मिनट के अंदर कोविड की टेस्ट रिपोर्ट मिल जाएगी। इसके लिए 14 मेडिकल कॉलेजों में ट्रूनेट मशीनें लगाई जा रही हैं, और खास बात यह है कि ये सभी ट्रूनेट मशीनें गोवा से लखनऊ पहुंच चुकी हैं। इन मशीनों के यूपी में पहुंचने के बाद इमरजेंसी में इलाज की जरूरत वाले मरीजों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। ये सभी मशीनें 15 जून से एक्टिव मोड में आ जाएंगी। इसके पहले भी पूल टेस्टिंग में यूपी ने कीर्तिमान रचा है। मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन ने कोरोना के चलते मुंबई में फंसे प्रवासी मजदूरों और उनके परिवार वालों को वापस भेजने की अनूठी पहल की है। अमिताभ बच्चन ने अपने गृहनगर प्रयागराज समेत यूपी के अलग अलग शहरों के रहने वाले मजदूरों को हवाई जहाज से उनके घर भेजा है। मुंबई में फंसे 180 प्रवासियों को उनके परिवार वालों के साथ अमिताभ बच्चन ने प्रयागराज भेजा। वैक्सीन आने तक आगे की जिंदगी कोरोना के साथ जीना है, ये बात त्रिपुरा के लोगों ने स्वीकार कर ली है। इसलिए भले वो क्वारंटीन हो, लेकिन अपनी जिंदगी को जीना उन्होंने नहीं छोड़ा है। त्रिपुरा के एक क्वारंटीन सेंटर के नजारे ने इसकी पुष्टि भी की है। क्वारंटीन लोग गाने की धुन पर जमकर नाच रहे हैं, जो इनकी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन इस नाच गाने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी अनोखे तरीके से करना इन्होंने सीख लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी लोगों ने कोरोना के साथ आगे की जिंदगी जीने का रास्ता तलाश लिया है। कुछ लोगों को इंडोर स्टेडियम में क्वारंटीन सेंटर में ठहराया गया है, लेकिन इन क्वारंटीन लोगों ने स्टेडियम का फायदा उठाया और अंदर की क्रिकेट का शौक पूरा करने लगे। खास बात यह है कि इन्होंने खेल कूद से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने का इंतजाम तो कर लिया, लेकिन खेल भी वही चुना जिससे सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहे। अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने कोरोना काल में एक अच्छी खबर दी है। फिच के मुताबिक अगले वित्त वर्ष यानी 2021-22 में भारत में फिर से 9.5% जैसी ऊंची ग्रोथ हासिल की जा सकती है। चौंकाने वाली बात यह है कि कोरोना के प्रकोप की वजह से इस साल भारत की जीडीपी में 5 से 6% गिरावट का अनुमान ज्यादातर रेटिंग एजेंसियों ने जारी किया है। खुद फिच ने भी 5% गिरावट का अनुमान जारी किया है, लेकिन अब यही एजेंसी भविष्य उज्जवल बता रही है। और अब जो है सो है। ये बेचारे जो कान है ना, सबसे निरीह अंगों में से एक है। एक जोड़ी है, पर जीवन भर इनमें से कोई अपने जोड़ीदार को देख नहीं पाता। चुपचाप एक जगह पर लगे रहकर अपना काम करते रहते हैं, लेकिन जमाना तो उन लोगों का है ना जो करें कम, चिल्लाएं ज्यादा। लिहाजा कान की बात पर कोई कान ही नहीं देता, बल्कि चुप रहकर सहते जाने की वजह से उन पर अत्याचार भी खूब होते हैं। गाड़ी की चाबी से, ऑल पिन से खुजला दिया जाना, उंगली डालकर झंझोड़ कर खुजली किया जाना, गलती शरीर के दूसरे अंगों की लेकिन उमेठा कानों को जाना,
खताएं हाथों की, लेकिन उठक बैठक कान खींचकर लगवाया जाना, और तो और सीधे सादे कानों को मुहावरों तक में ना छोड़ा जाना। दीवारों के भी कान होते हैं, क्यों भाई? कान होते हैं तो आंख या मुंह क्यों नहीं होते? एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। कान ना हुए सुरंग हो गई, निकाल दो। बीते 2 दशकों से तो कानों पर यह कहर और बढ़ गया। दिन रात फोन के ईयरपीस घुसाए गए, और हद तो यह कि कई बड़े पीड़ादायक भी रहे, लेकिन फिर भी बेचारे कानों में बेदर्दी से ठूंसे जाते रहे। वॉल्यूम मनमर्जी बढ़ाया गया। फोन भी वार्निंग देता है कि इससे ज्यादा आवाज कानों के लिए ठीक नहीं रहेगी, लेकिन इस बात को सिगरेट की डिब्बी में लिखी चेतावनी की तरह नजरअंदाज करके कान की सेहत की कीमत पर मजे लूटे गए। देखना आंखों को था, लेकिन चश्मे की डंडियों का बोझ कानों ने सहा। कटने बाल थे, कैंचियों को कानों ने सहा, और अब रही सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी। मास्क लगाना इसलिए है कि नाक से वायरस ना घुस जाए, लेकिन सहना तो कानों को है ना, तो मास्क के इलास्टिक फिर कानों पर कयामत ढा रही है। सुना है बेचारे कान बड़े डिप्रेशन में हैं। बड़ी उम्मीद थी जब उनके नाम पर एक शहर बसाया गया था, लगा था कि उनकी भी कोई सुनेगा, आखिर संसद में कोई उनका प्रतिनिधि भी जाएगा, पर अफसोस कानपुर ने भी कान की बात पर कान में तेल डाल लिया। बाकी तो जो है सो है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।